हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है गुल्म। तो मैं गुल्म दो संदर्भों से पढ़ती हूँ, चरक संहिता निदान स्थान 3 और माधव निदान अध्याय 28। तो सबसे पहले हम गुल्म का व्याधि परिचय देखेंगे कि गुल्म को गुल्म क्यों कहते हैं। तो गुल्म को गुल्म इसलिए कहा गया है जैसे कि जो लता समूह होती है वो एकत्रित होकर उसको गुल्म कह सकते हैं। ऐसे ही जो वायु होती है वो पिंडित हो जाती है, जो वायु रहेगी वो पिंडित होगी, और पिंडित होने पे अगर वो स्पर्श का ज्ञान कराती है तो उसको हम गुल्म कहते हैं। क्योंकि ये गुल्म जो व्याधि होती है इसमें जो वात रहता है, ये वात की दृष्टि इसमें प्रधान होती है, और जो पित्त और कफ रहता है वो इसके अनुबंध में रहते हैं। ओके, तो ये हो गया गुल्म का व्याधि परिचय। फिर गुल्म में मैंने बताया कि वात पित्त कफ दोनों दोषों का मतलब ये दोष रहते हैं जिसमें वात मेन रहता है। इसमें जो दूष्य रहता है वह निराश्रय होता है, मतलब इसका कोई दूष्य नहीं होता, इसका कोई दूष्य होता ही नहीं है। फिर जो ये अन्यवाह और महाश्रोत्रस की व्याधि होती है, ये सब हम व्याधि परिचय में भी लिख सकते हैं। और इसकी जो स्रोतोदृष्टि होती है संग तथा विमार्गमन होती है, तो ये संप्राप्ति घटक भी है, तो हम इसको चाहे तो व्याधि परिचय के साथ चाहे संप्राप्ति घटक के साथ लिख सकते हैं। अब गुल्म की निरुक्ति, या तो फिर हम व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं। जो गुल्म होता है वो गुण रक्षायाम या तो फिर गुड़ी वेष्टने, इस धातु में अगर हम मक प्रत्यय लगाते हैं तो इससे गुल्म शब्द बनता है। और गुल्म का मतलब क्या होता है? वायु का पिंडित होना, या तो फिर वायु का संघात होना। ओके, अब गुल्म व्याधि के 5 स्थान बताए हुए हैं। इसमें फर्स्ट आता है हृदय प्रदेश, सेकेंड है नाभि प्रदेश, थर्ड है बस्ती प्रदेश, और फोर्थ और फिफ्थ ये होते हैं दोनों पार्श्व। ओके, सो हम ध्यान रखना है कि गुल्म व्याधि के 5 स्थान हैं, 4 नहीं है। और 5 4 और 5 मतलब दोनों पार्श्व आते हैं, इनको हम अलग अलग गिनेंगे। तो गुल्म व्याधि के 5 स्थान हैं, हृदय प्रदेश, नाभि, बस्ती, दोनों पार्श्व। अब मैं आपको गुल्म के भेद बताती हूँ। ठीक है, आचार्य चरक, सुश्रुत और माधवकर के अनुसार ये भेद बता रही हूँ अभी। उन्होंने 5 भेद बताए हुए हैं। 5 ही अधिष्ठान थे और 5 ही भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? वातिक, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। इसको वैसे याद रखते हैं, वातज गुल्म, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। ये रक्तज गुल्म इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, इसके बारे में हम आपको और बताएंगे। अभी पहले हम इसके निदान देखते हैं। ठीक है, फिर निदान में सभी जैसे कि भेदों के अनुसार अलग अलग निदान है, जैसे कि वातिक के अलग, पित्तज के अलग। तो पहले हम सामान्य निदान बताएंगे जो मोस्टली कॉमन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मल, कफ और पित्त होता है वो ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक पीड़ा भी होती है, तो पीड़ा भी ज़्यादा होगी। पीड़ा और फिर ये वेगावरोध, पंचकर्म की व्याप्ति और शारीरिक चेष्टा को विषम रूप से करना, मतलब एक्सरसाइज कुछ भी करना है या फिर नॉर्मल रूटीन के हिसाब से भी अगर हम कैसे भी चलते हैं या कैसे भी अदर वे में करते हैं जो नॉर्मल नहीं होता, उससे भी मतलब ये हो सकता है। और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कभी भी निदान लिखते हैं तो हम निदान को क्राइटेरिया में डिवाइड करके लिखते हैं, जैसे कि आहारज, विहारज और मानसिक। और एक फोर्थ होता है विशिष्ट करके, तो विशिष्ट में ये सब विशिष्ट में आ सकते हैं पंचकर्म रिलेटेड वाले। अब क्योंकि भेद अलग है, दोष अलग है, तो निदान भी अलग होंगे। तो अगर हम वात की बात करते हैं, वात का तत्र रुक्ष लघु शीत खरा,
सूक्ष्म, चलो अनिला, मतलब इसके हिसाब से हम इसका आहार ले सकते, जैसे कि वृक्ष आहार का सेवन, लघु आहार का सेवन, और विहारज में वेग अवरोध, वही शारीरिक रूप चेष्टा को विषम रूप से करना, अत्यधिक व्रत करना, उपवास, मल का क्षय, और मानसिक में शोक, ये बात का हो गया। अब पित्त में क्या है, उष्ण विदाही अन्न सेवन, तीक्ष्ण कटु, ये सब, अम्ल रस, अतिमात्रा और मद्यपान। फिर इसका जो मानसिक है, मतलब क्रोध भय आदि से, ये तो मानसिक पित्तज में रहेंगे। और विहारज में जैसे कि अभिघात लगना, ये। फिर कफज में गुरु शीत भोजन का सेवन करना, स्निग्ध अन्नपान का सेवन करना, घृत दुग्ध वगैरह, जो मतलब जो कफ को बढ़ाते हैं उनका सेवन करना। और विहारज में दिवास स्वप्न हमेशा लिख सकते हैं हम, अगर कफज व्याधि हो तो। शारीरिक चेष्टाओं का भाव, क्योंकि कफज में वही मेदो दृष्टि होती है। और इसमें सुख पूर्वक शयन करना, मानसिक या कुछ भी लिख सकते हैं जो मतलब जो कफ को बढ़ाए। और सन्निपातज और रक्तज, सन्निपातज मतलब इन तीनों के मिक्स लक्षण। फिर आता है रक्तज, ये रक्तज इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं। रक्तज गुल्म की विशेषता ये है कि ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, पुरुषों में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये गर्भाशय में आर्तव के रुकने से होता है। रक्तज गुल्म होता है मतलब इसमें क्या होता है, जो गर्भाशय होता है उसमें आर्तव रुक जाता है, इसलिए स्त्रियों को होता है। और रक्तज गुल्म को हम फॉल्स प्रेगनेंसी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके मोस्टली जो लक्षण होते हैं वो प्रेगनेंसी जैसे होते हैं, बट उसमें प्रेग्नेंट वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती है। जैसे कि स्तनों से दुग्ध आने लगते हैं, जैसे कि इसके मैं लक्षण बताती हूँ। स्तनों से दुग्ध आना, तो ओष्ठ और स्तनमंडलों में कृष्णता आती है, नेत्र में ग्लानि, पैरों में शोथ, पैर फूल जाते हैं, योनि मार्ग मतलब उसको फैल जाती है, और दुर्गंध एवं स्राव आता है, और देर से स्पंदन होता है। ये मैं रक्तज गुल्म आपको समझाई थी, इसलिए इसमें मैंने लक्षण भी आपको अभी बता दिए। साथ में पूरा रक्तज गुल्म आपको इसमें बता देती हूँ, बाकी के लक्षण मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि ये रक्तज गुल्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप अच्छे से समझिएगा इसको। अब इसके निदान देखिए, ये मतलब होता किस कारणों से। जैसे कि क्योंकि ये वात प्रधानवती है, तो ऑब्वियसली वृक्ष आहार का सेवन करने से होगा। मोस्टली जो ऋतुकाल होते हैं या मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसमें मतलब अनियमित भोजन करने से, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। ऑब्वियसली वेगावरोध, और जो रक्त को स्तंभित करते हैं ऐसे आहार या औषध सेवन से, अधिक सेवन से, कोई भी योनि रोग के कारण। मानसिक में हम भय लिख सकते हैं, और आम गर्भ का स्त्राव, ये इसके मेन निदान है। ठीक है। अब क्योंकि ये प्रेगनेंसी से हम इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि फॉल्स प्रेगनेंसी है, बट उसके लक्षण मोस्टली सेम होते हैं, तो उसका डिफ्रेंशिएशन में ही कुछ होता है। तो जो रक्तज गुल्म होता है उसका, जिसमें जो ये रक्तज गुल्म के लिए, और ये मैं प्रेगनेंसी के लिए बनाती हूँ, ठीक है। तो जो रक्तज गुल्म होता है उसमें जो स्पंदन होता है वो लेट होता है, और प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से स्पंदन होता है। और इसमें जो रक्तज गुल्म होता है उसमें अंग रहित, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक अंग समझ में नहीं आते हैं, अंग रहित पिंडित होता है। और प्रेगनेंसी में या तो फिर गर्भ में अंग प्रत्यंग युक्त रहता है, अंग प्रत्यंग युक्त। ये एक्स्ट्रा में है जो मैं आपको बता रही हूँ, प्रोबेबली आपको कभी काम में है। इसमें शूल युक्त स्पंदन होता है, शूल युक्त स्पंदन, मतलब जो स्पंदन होगा उसमें शूल होगा, दर्द होगा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इसमें शूल नहीं होता है। और इसमें मतलब अनिश्चित वृद्धि होती है कि कभी भी कितनी भी बढ़ जाती है, कभी भी बढ़ जाती है।
और बट इसमें मासानुमासिक वृद्धि होती है। मासानुमासिक जो टाइम होता है 9 मंथ का, उसके अकॉर्डिंग ये वृद्धि होती है। प्रथम जायते कल्लल जायतम। फिर इसमें 10 माह के बाद भी ये प्रेजेंट होता है, और इसमें 9 माह या तो फिर कह सकते हैं 7, या तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये 9 माह में गर्भ प्रसव हो जाता है। तो ये रक्तज गुल्म और गर्भ में डिफरेंस होता है। ओके, अब गुल्म के पूर्व रूप। गुल्म में नॉर्मली जो पूर्व रूप रहते हैं वो जो वात व्याधि से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो वात व्याधि में जैसे कि मलबंध, आंत्रकुजन, आटोप, उद्गार, ये सब रहते हैं। उद्गार एक्सेसिव, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब बिना रोके उद्गार रहते हैं। दौर्बल, अरुचिया, खाने अनन्नाभिलाषा, खाने के इच्छा ही नहीं होना, या खाना होके भी बस अरुचि दिखाना, ये होते हैं इसके पूर्व रूप। अब हम पढ़ेंगे संप्राप्ति। संप्राप्ति में से स्टार्ट होती है निदान सेवन से। तो जो हमने निदान लिखे थे, तो उनका सेवन करने से जो वात होगा, वात का संचय और प्रकोप होगा। वात संचय प्रकोप होने से कफ और पित्त को दूषित करेगा। दूषित कफ पित्त का स्वस्थान, मतलब वो खुद के स्थान से वो चले जाएंगे, स्वस्थान से निर्गमन दूसरे स्थान पर। और जो दूषित कफ पित्त होंगे वो वायु का मार्ग अवरोध करेंगे, मतलब दूषित वाले वायु को जाने नहीं देंगे। अब वो वायु का मार्ग अवरोध करेंगे तो वायु कहीं और नहीं जा सकेगी। तो जो हमारे 5 अधिष्ठान थे, पार्श्व, हृदय, वस्ति, नाभि, ये यहाँ पे एक्सेट्रा, यहाँ पे ये शूल उत्पन्न करेंगे। शूल उत्पन्न क्यों करेंगे? क्योंकि वात शूल उत्पन्न करती है, और जब वायु वहाँ पे रुक जाएगी, जब उनका मार्ग अवरोध रहेगा यहाँ पे इन जगहों पर, तो वहाँ पे शूल उत्पन्न करेगी। अब वायु एक जगह रुकेगी तो वो परिपिंडित होगी वहाँ पे। परिपिंडित मतलब एक ही जगह पे रुकना और वहीं पे पिंड रूप जैसे होना। परिपिंडित वायु गोलमेवत होगी और उससे गुल्म रोग होगा। ओके, तो नॉर्मल सी बहुत सिंपल सी संप्राप्ति है, क्योंकि ये वात प्रधान व्याधि है। तो वात प्रधान व्याधि के निदान सेवन करेंगे, वात का संचय और प्रकोप होगा। वात का संचय प्रकोप से कफ और पित्त दूषित होंगे। दूषित कफ और पित्त खुद के स्थान से चले जाएंगे, दूसरे स्थान पर जाके वो वहाँ की वायु का अवरोध करेंगे, मार्ग का अवरोध करेंगे, तो वायु कहीं और नहीं जा पाएगी, उसी स्थान पर रहेगी। तो वहाँ जिस स्थान पर रहेगी वहाँ पे शूल उत्पन्न करेगी, और क्योंकि परिपिंड जो वायु रहेगी कहीं जा नहीं पाएगी, तो वहीं पे परिपिंडित होती रहेगी और गुल्मवत हो जाएगी, जिससे हम गुल्म रोग कहते हैं। ओके, अब इसके संप्राप्ति घटक में दोष, दूष्य, स्रोत आदि आते हैं। तो इसमें अगर हम दोष देखें तो वैसे तो तीनों दोष, वात, पित्त, कफ, तीनों ही मतलब रहते हैं दोष, बट इसमें मुख्यतः वात रहती है। ठीक है, फिर दूष तो निराश्रय होता है, एक शरीर के किसी भी अंग में जाके गुल्म उत्पन्न हो सकता है, तो इसको हम निराश्रय बोलेंगे। ठीक है, फिर स्रोतस, अन्नवाह, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अन्नवाह और महाश्रोतस। अधिष्ठान इसके 5 थे, मैंने आपको बताया था 2 पार्श्व, हृदय, नाभि और वस्ति। तो इसके अधिष्ठान भी हम लिख देंगे, 5 अधिष्ठान, आप उनके नेम लिख दीजिएगा। फिर श्रोतोदृष्टि, संग और विमार्गमन, ये आपने पढ़े होंगे निदान फर्स्ट में। फिर साध्यता, ये मोस्टली साध्य रहते हैं। साध्य इसलिए रहते हैं क्योंकि इसकी चिकित्सा बहुत ही ईजी रहती है। ईजी मतलब बहुत ईजी नहीं, मतलब इसकी अवेलेबल है अच्छे से, मतलब हमें पता है इसमें क्या करना है। तो वैसे चिकित्सा सूत्र इसका ये है, जो वात संबंध चिकित्सा करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये वात प्रधान व्याधि है, तो इसकी जो चिकित्सा होगी तो उसको हम वात का शमन करेंगे। वात का शमन हम कैसे कर सकते हैं? वाथर, स्नेह, स्वेदन, बस्ती, मधुर, अम्ल, लवण की, ये हम इसकी चिकित्सा करेंगे। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम
चिकित्सा पढ़ेंगे, चिकित्सा चरक चिकित्सा स्थान में। बट इसका नॉर्मल सी बात यह है कि हमें बात शमन की चिकित्सा करनी है इसमें। ओके ओके, तो अब स्पेसिफिक गुल्म के अलग अलग लक्षण होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे वातज, पित्तज और कफज गुल्म के लक्षणों से। मैं मोस्टली इन तीनों को साथ में ही पढ़ती हूँ ताकि मुझे जल्दी याद रहे और समझ में भी आए। ओके, तो जो वात के लक्षण होते हैं इसमें क्या होता है कि जो आकृति होती है वो विषम आकृति के गुल्म होते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा एक समान पीड़ा नहीं होती, मतलब ये वेरिएट करती है, तो इसमें वेरिएशन होता है पेन में, वेरिएशन इन पेन। फिर इसमें मल और वायु का अवरोध होता है, मल वायु का अवरोध। गले में शोष, गला सूखता है। हम जब भी हम लक्षण लिखते हैं तो कम से कम 5-7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे लक्षण लिखने होते हैं वात पित्त कफ। ये तो सामान्य लक्षण भी हम ले सकते हैं, मैं आपको बाद में बताती हूँ सामान्य लक्षण। और शीत लग कर ज्वर, तो गले में शोष होगा, शीत लग कर ज्वर आएगा, वेदना, चीटी जलने से प्रतीति, ये सब वातज के लक्षण। पित्तज में क्या होगा, वही ज्वर होगा और अपाक, या तो फिर पाकावस्था में शूल। पित्तज में भी ज्वर आएगा, पाकावस्था में शूल होगा, तृष्णा, स्वेदाधिक्य, शरीर रक्तवर्ण का हो जाएगा और दाह अधिक होगा उदर में। और कफज में शीत, ज्वर, स्थिरता, हल्लास, कास, अरुचि को रखता है। मीन्स मोस्टली हम वही लक्षण लिखते हैं जो हमें पता होता है। वात पित्त कफ जो नॉर्मल होता है, जैसे कि कफ में शैथिलता, स्थिर में हल्ला, शीत ज्वर, कास, अरुचि, गौरवता, ये नॉर्मल है। पित्तज में तृष्णा, दाह, ये सब, रक्तवर्ण होना, मूल मतलब मूत्र, मल, उनका पीतता वगैरह, ये। ठीक है, सन्निपातज और रक्तज होते हैं। सन्निपातज में तो हम इनके मिक्स जो लक्षण होते हैं वो, और रक्तज के हम आपको पहले बता चुके हैं रक्तज में। ठीक है, अब आता है साध्य और असाध्यता। हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, संप्राप्ति, निदान, लक्षण, पूर्व रूप। ठीक है, अब हम साध्य साध्यता पढ़ेंगे इसकी। तो साध्य साध्यता में मतलब जो सेपरेटली वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, ये साध्य होते हैं, और जो त्रिदोषज होते हैं वो असाध्य होते हैं। ठीक है, फिर मतलब जो गुल्म होता है वो जो सिराजाल से व्याप्त होता है, मतलब जो दिखता है सिराजाल से, जो कछुए समान होता है, कछुए के समान, जैसे कि ये कछुए की जो बॉडी होती है, ये कछुए समान जो उन्नत होता है तो वह असाध्य होता है। असाध्य होता है। ठीक है, और फिर मतलब जिसमें ज्वर, श्वास, वमन या अतिसार, इनसे जो रोगी पीड़ित होते हैं, और अगर उनके हृदय, नाभि, पैर में शोथ उत्पन्न हो, वह असाध्य होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुल्म। हाँ, गुल्म के जो उपद्रव होते हैं वो मोस्टली संहिताओं में स्पेसिफिकली वर्णन नहीं है, बट जो मैंने आपको उपद्रव बताए थे वो होते हैं, हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, वो मैंने उपद्रव नहीं बताया, तो संहिता में गुल्म के उपद्रव नहीं बताए हुए हैं। सो लास्ट में मैं आपको गुल्म को डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ दूसरी व्याधि के साथ, जैसे कि गुल्म और विद्रधि। विद्रधि मतलब एब्सेस, एब्सेस मतलब मवाद वगैरह पड़ना, मवाद से गठान वगैरह। तो जो गुल्म होता है वो अपाकी होता है, इसमें पाक होता है। इसमें जो दोष होते हैं, जो दोष पहले से दोष के कारण ही गुल्म होता है, मतलब दोष स्वयं ही गुल्मत होकर रोग उत्पन्न करते हैं, और इसमें रक्त व मांस इससे आश्रित होकर दोष उत्पन्न करते हैं। फिर गुल्म और गर्भ में आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ। फिर इसके बाद गुल्म और अवृद्ध मतलब ट्यूमर।
तो गुण में मोस्टली वात प्रधान रहता है, इसमें मोस्टली कफ दोष का आधिक्य होता है। अधिष्ठान वही 5 इसके अधिष्ठान थे, और इसमें कोई भी गात्र प्रदेश, कोई भी स्किन, जहाँ पे भी स्किन प्रेजेंट होती है कहीं पे भी, ठीक है। इसका ये मूल रहित होता है, ये मूल युक्त होता है। इसमें बहुत पीड़ा होती है, इसमें थोड़ी कम पीड़ा होती है, ठीक है। ये अपाकी होता है और आकार में घटने बढ़ने वाला होता है, मतलब इसका जो साइज होता है वो वेरिएट करता है। बट इसमें इसका जो साइज होता है ये स्थिर होता है, विशाल होता है, ओके। फिर गुल्म और अगर उदर रोग में देखें डिफरेंस, तो उदर रोग में सामान्य उदर होता है, इसमें स्थानीय होता है। फिर गुल्म और शूल रोग, शूल रोग में क्या होता है, उत्सेद युक्त शूल होता है, उत्सेद होता है उसमें रहित होता है, इसमें उत्सेद युक्त होता है, उत्सेद, ओके। सो यहाँ पे हमारा गुल्म फिनिश होता है। थैंक यू।